नमस्कार। आज हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायपालिका की अवमानना पर चर्चा करेंगे। इसके पीछे कारण है आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रशांत भूषण केस में जो फाइनल वर्डिक्ट आया है उसको हमने आधार बनाया है इस डिस्कशन का। इस डिस्कशन में हमने पूरे विषय को लगभग 9 दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करी है। वो 9 दृष्टिकोण है कि अवमानना होती क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, अवमानना के प्रकार क्या है, दंड व्यवस्था क्या है, हमें अवमानना कानून की आवश्यकता क्यों है और कंटेम्प्ट पावर को लेके क्या आलोचना की जाती है हमारे यहाँ, और साथ में दुनिया के बाकी देशों में कंटेम्प्ट लॉ की स्थिति क्या है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट स्पाई कैचर वो भी हम चर्चा करेंगे, और लास्ट में वे फॉरवर्ड क्या है। तो ये हमारे पूरी चर्चा का विषय रहेगा। चर्चा पे आगे बढ़ते हुए इससे पहले मैं ये हम डिस्कस करेंगे कि ये मामला है क्या, ये मुद्दा निकल के कहाँ से आया। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पीछे कामकाज ना चलने के दौरान कुछ ट्वीट्स किए गए थे प्रशांत भूषण जी के द्वारा, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालत ने इन पे मानहानि का मामला शुरू किया। कोर्ट ने यह कहा कि पहली नज़र में ये जो ट्वीट्स आपने किए ये न्यायपालिका की बदनामी है, और सुप्रीम कोर्ट और खास तौर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऑफिस के लिए इन ट्वीट से जनता के मन में जो मान सम्मान कम होगा, जो नुकसान पहुंचेगा, उसके लिए ये ट्वीट्स दोषी माने जाएंगे। साथ में ये भी कहा गया कि आपने ना सिर्फ न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश की है, बल्कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक मजबूत स्तंभ को भी कमजोर करने की कोशिश करी है। ये पूरा मामला यहाँ से निकल के आया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी। सुनवाई करके 5 अगस्त को इसका निर्णय आ गया था, जिसको उन्होंने सुरक्षित रखा था, और आज 14 अगस्त को इसको ओपन कर दिया। ये कोई पहली बार नहीं है कि इनके ऊपर मामला चल रहा है। 2009 में भी प्रशांत भूषण पे तहलका मैगजीन में एक इंटरव्यू को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अधिकांश जज जो हैं पिछले 10 सालों में वो कई प्रकार की विसंगतियों से या कई प्रकार की समस्याएं या कई प्रकार के अनैतिक या हम कहें भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, ऐसा उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए थे। हु बहुत शब्द नहीं है, लेकिन इसी प्रकार के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे। तो उस पर फैसला ना बाकी है। अब ये कंटेम्प्ट होता क्या है, हमारे लिए अगला चर्चा का विषय ही है। तो कंटेम्प्ट भारत के संविधान में आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215, इनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में रखा गया है, और यह कहा गया है कि इन दोनों को अपनी अवमानना के लिए किसी को दंडित करने का हक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि उन्हें किसी कानून या दूसरे फैसले से खारिज नहीं कर दिया जाता। तो यह है पूरा कंटेम्प्ट को लेके अवधारणा। अब ये लाई क्यों गई? ताकि जो न्यायपालिका है उसके कामकाज में कोई बाधा ना आए, और काम न्यायपालिका की गरिमा बनी रहे, और रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन स्थापित हो सके। ये तमाम इसको लाने के पीछे मंशा थी। हम थोड़ा देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट ऑफ लॉ को कोर्ट को डिफाइन नहीं किया गया है, न्यायपालिका की अवमानना शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन संविधान में इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। कंटेम्प्ट कोर्ट कानून के अंदर 2 प्रकार के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिवाइड किया गया है। एक कंटेम्प्ट है सिविल और एक है क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट में वो मामले आते हैं जिसमें अदालत किसी व्यवस्था, फैसले या निर्देश का उल्लंघन साफ दिखता है, ठीक है ना। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट आते हैं वो मामले आते हैं जिसमें स्कैंडलाइजर कोर्ट एक टर्म इस्तेमाल किया गया है, अर्थात कोर्ट को एक तरह से उसके ऊपर ये लांछन लगाना अदालत के ऊपर। तो ये लांछन लाने का मामला है वो स्कैंडलाइजर कोर्ट के अंदर आता है, ताकि कोर्ट की अथॉरिटी को कमजोर किया जा सके। दूसरा इंटरफेरेंस क्रिमिनल में आएगा, जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर ड्यू कोर्स के दौरान दखल देना और कोर्ट के प्रशासन में ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा खड़ी करना, ये तीनों चीजें क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आती हैं। ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो कंटेम्प्ट कोर्ट एक्ट है 1971 का, ये 2006 में अमेंड किया गया था, और इसमें कुछ नई चीज जोड़ी गई थी कि डिफेंस ऑफ ट्रुथ, अर्थात सत्य की रक्षा के लिए यदि जरूरत पड़े तो इसको कंटेम्प्ट कोर्ट को हम हटा सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने यह कहा था कि ट्रुथ एक वैलिड डिफेंस तो है, लेकिन ये साबित करना पड़ेगा कि आपने जो सत्य की आप बात बोल रहे हैं, सत्य की रक्षा के लिए आपने जो बोला है या जो बातें रखी हैं वो हों, पब्लिक इंटरेस्ट में हों। तो ये इसमें बदलाव भी आए हैं कानून के अंदर, जो कानून हमारे यहाँ मौजूद है। पनिशमेंट कंटेम्प्ट कोर्ट में जो दिया गया वो ये गया है कि
एक तो सिंपल इम्प्रिजमेंट 6 महीने के लिए और फाइन लगभग 2,000, ये दोनों। और साथ में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई सुप्रीम कोर्ट का पावर है कि ना सिर्फ वो अपने जो दंडित है उन्हें सजा देगी, लेकिन हाई कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट का भी अवमानना हुई है तो उनके मामलों में भी वो पनिश करने की दंड देने की शक्ति उसके पास है। तो इस तरह से इसके अलावा हाई कोर्ट पावर दी गई कि सबॉर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं उनके मामले में अवमानना का मामला तो वहां पे हाई कोर्ट संज्ञान ले सकता है। फाइनली अब बात आती है नीड फॉर कंटेम्प्ट लॉ। तो नीड इसलिए है ताकि जो जुडिशरी है उस पर किसी प्रकार का ये भय ना हो, प्रेशर ना क्रिएट हो कि लोगों के द्वारा उनको लाछन लगा के कि वो अपने कामकाज में बाधा पहुंचे, और इससे रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने की प्रयास किया गया है। अब हम आते हैं क्रिटिसिज्म किस बात पे हो रहा है कंटेम्प्ट पावर का। तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतांत्रिक देश में जो सबसे बुनियादी अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19, उसमें हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। और कई बार हम देखते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी अर्थात फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(1)(a) ये वर्सेस हो जाता है आर्टिकल 129 के, अर्थात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। और हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ की जो कानून की व्यवस्था है, संविधान की व्यवस्था है, उसमें आर्टिकल 91(a) में कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लाई गई, जिनमें एक रिस्ट्रिक्शंस ये भी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आपको बोलने की आज़ादी से रोका सकता है। तो संविधान में स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी भी न्यायपालिका की अवमानना से ऊपर नहीं है। तो एक तो ये कि स्पिरिट 19(1)(a) जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री का एक महत्वपूर्ण राइट होता है, उसके खिलाफ ही जा रहा है हमारे यहाँ। इसके अलावा ये लॉ बहुत सब्जेक्टिव है और जुडिशरी इसका आमतौर पर सब्जेक्टिव होने के कारण किसी रूप में संज्ञान लेके मिसयूज भी कर सकती है। तो एक ये है। तीसरा ये है कि ये बहुत पुराना कानून, ब्रिटिश जमाने का कानून है और वो लोग ने भी, कई देशों ने इस कानून को अपने यहाँ जारी नहीं रखा भी है, तो कई लोगों ने इसको खत्म कर दिया या कमजोर कर दिया। जैसे इंग्लैंड में 2013 में एक्सक्लेनेचर कोर्ट जो शब्द था इसको हटा ही दिया गया है। ये एक ऑफेंस या अपराध नहीं माना जाएगा, और जो भी कंटेम्प्ट कोर्ट के मामले आते हैं वहां पे उनको बहुत लिबरल नजर से देखा था। ये भी वहां की व्यवस्था है। इसके अलावा ये जो अवमानना का मामला है, ये दिखाता है कि कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट है वो इतना कमजोर है कि एक छोटी सी आलोचना, छोटे ट्वीट से उसको उसकी गरिमा को ठेस पहुंच जाती है। तो ये एक प्रकार की कोर्ट की संवेदनशीलता की कमजोरी को उजागर करता है, जो कि गलत सिग्नल भेजता है यहाँ पर कि हमारा कोर्ट जो है बहुत हाईली सेंसिटिव है। और साथ में ये जो हमारे कोर्ट के ऊपर बहुत सारे काम हैं। सुप्रीम कोर्ट केवल अवमानना मामले की देखने के लिए नहीं है, उसके पास बहुत सारे मामले हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह के मामले आते हैं तो हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण मसले हैं, संवैधानिक मसले हैं, उन पर सुनवाई न होकर इन तरह के मसलों पर प्रायोरिटी से वरीयता हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण काम पीछे ले आते हैं। जैसे वर्तमान में बहुत सारे लोगों को हैबस कॉर्पस रिट आदि के मामले सुनवाई के लिए रखे हैं, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट ने ना प्रायोरिटी देकर इन चीज़ों को उठा लिया है। तो ये पूरी स्थिति बन के आ रही है यहाँ पर। अब कंटेम्प्ट लॉ को लेकर बाकी देशों से क्या है, तो बाकी देशों में मैंने पहले कहा कि इंग्लैंड ने काफ़ी हद तक अपनी स्थिति बदल दी है। अमेरिका ने यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन बहुत सीमित रूप में यूज़ कर रहे हैं, इतना खुल के यूज़ नहीं कर रहे वो लोग इस पावर का। तो दूसरे देशों में स्थितियाँ इसमें बदली हैं। इनफैक्ट मैं एक फिगर देना चाहता हूँ कि ब्रिटेन में और वेल्स में 20वीं सदी में ये स्कैंडाइजर कोर्ट के आधार पर केवल 2 ही अभियोग चलाए गए। इसका मतलब है कि वहाँ पे ये कानून जो है, ये जो प्रावधान है वो कितना हद तक डायल्यूट हो चुका है। अमेरिका में सरकार के पास जुडिशल ब्रांच की जो कंटेम्प्ट की स्थिति में कंटेम्प्ट कोर्ट का प्रावधान है, लेकिन वहाँ के संविधान में ये साफ कहा गया है फर्स्ट अमेंडमेंट से कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार सबसे ऊपर है और कंटेम्प्ट कोर्ट भी उसके नीचे आता है। तो अमेरिका में व्यवस्था है लेकिन वो काफ़ी हद तक फ्रीडम ऑफ स्पीच से नीचे है। तो इस तरह के मामले आते हैं। अब आते हैं हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जो स्पाई कैचर जजमेंट है, वो ये है कि यूके में एक 1980 का एक बहुत महत्वपूर्ण एक घटना है जिस जजमेंट के दौरान निकाला गया कि वहाँ पे एक बुक एक रिलीज करी एक फॉर्मल जो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे उनके द्वारा, और उस बुक में उन्होंने वहाँ की जो कानूनी व्यवस्था में कई प्रकार की वहाँ की जो जासूसी व्यवस्था में कमियाँ थी उनको उजागर किया।
तो बाद में बुक रिलीज़ कर दी गई। तो जब बुक रिलीज़ हो गई तो मामला पहुंचा कोर्ट में, और कोर्ट में वहाँ के जो बहुत महत्वपूर्ण सीनियर जज थे, जज टेम्पल, उन्होंने ये कहा कि भाई ये एक तरह से इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर करने के लिए इस बुक की यूज़ किया गया है, और ये जो इसकी जो कॉपी बिकेंगे उसके जो पैसे इंग्लैंड में मिलेंगे वो उस पब्लिशर को नहीं मिलेंगे जिसने पब्लिश किया है, और ये गवर्नमेंट खाते में जाएगा। तो इसके बाद न्यूज़पेपर्स ने, वहाँ के डेली मिरर ने एक लाइन लिखी, यू ओल्ड फूल्स। तो ये जो ओल्ड फूल्स थी, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इसको कंटेम्प्ट कोर्ट में मानेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे विषय, हमारी चिंता का विषय नहीं है। और हाँ, ये बात सही है कि आई एम ओल्ड, तो ये तो ठीक है, इससे डर नहीं करता, यहाँ तो सही है। लेकिन आई एम ए फूल, ये मैटर मेरा नहीं है, ये परसेप्शन है, कोई ये सोचता है तो ठीक है। ये बेसिकली उदाहरण इसलिए मैंने लिया था कि आप समझ सकते हैं इंग्लैंड में जब मामले आए 80-90 के दशक में भी, तो वहाँ भी कंटेम्प्ट कोर्ट को लेकर बहुत ही धैर्य धारण किया गया, बहुत जल्दी कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये हमारे लिए भी सबक है कि हम भी इसमें अपने यहाँ बदलाव लेके आए। फाइनली हम आते हैं वे फॉरवर्ड पे। तो वे फॉरवर्ड ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि आलोचना, ये जो क्रिटिसिज्म है, उसको हमेशा हम कंटेम्प्ट कोर्ट नजर से ना देखें, क्योंकि आलोचना बहुत जरूरी है हमारे अंदर सुधार लाने के दृष्टिकोण से। तो प्रत्येक आलोचना को यदि कोर्ट न्यायपालिका के अवमानना के दृष्टिकोण देखेगा तो वो न्यायपालिका के अंदर ही सुधारों की गुंजाइश, संभावना खत्म कर देगा। और बेहतर है कि न्यायपालिका भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर काम कर रही है। भाई संविधान से सर्वोच्च तो कोई भी नहीं है, संविधान के अंदर ही संस्थाएं बनाई गई हैं। तो न्यायपालिका भी आलोचनाओं के प्रति एक लिबरल रवैया अपनाए और कोशिश करे कि कम से कम क्रिमिनल जो कंटेम्प्ट कोर्ट है उनके मामलों को बचें। सिविल ठीक है, क्रिमिनल में ज़्यादा समस्या है, उसको उसमें काफ़ी चीज़ें वेग हैं। दूसरा, ये समय आ गया है कि हम अपने क्रिमिनल जो कंटेम्प्ट का मामला है उसको रिवाइज करें, और उसमें जो कमियां हैं उन्हें दूर करें, और हम यह याद रखें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और कंटेम्प्ट कोर्ट के बीच में एक बैलेंस बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम इस तरह रोकें कंटेम्प्ट कोर्ट के नाम पे, और इतनी भी आज़ादी ना दे दें कि न्यायपालिक गरिमा में ठेस पहुंच जाए। एक बैलेंस में जरूरत है। बिल्कुल समय आ गया है कि हम कानून के माध्यम से इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करें। आशा है आप इस टॉपिक समझ गए होंगे और आपके प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम से भी ये पॉइंट ऑफ व्यू